मानसी की सांसें समय के साथ घटती जा रही थी। मानसी को ना आते देखकर स्नेहा ने पीछे मुड़कर उसे देखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह जोर से चिल्लाई, मानसी। वह भागते हुए मानसी के पास आने लगी। तनु भी जल्दी से उसके पीछे भागी। उन्होंने सोनिया को दूर करते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल यह लड़की है। मेरा यश इतने दिनों से कॉलेज नहीं आया है, और तो और उसने एग्जाम भी नहीं दिए। उनके घर वाले भी परेशान हैं कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया है और यह लड़की यहाँ चैन से शॉपिंग कर रही है। जरूर इसने ही इसके साथ कुछ किया होगा। इसको जलन होती थी मुझे और यश को एक साथ देखकर। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यह कहते हुए वह मानसी की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन स्नेहा ने आगे आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, हमारी मानसी को तुम्हारे बेकार यश की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास पहले से ही एक ऐसा आदमी है जिसकी जूती भी तुम्हारे यश के बराबर नहीं है। मानसी को अभी तक सदमा जैसा ही महसूस हो रहा था। स्नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगी। सोनिया ने अपने दांत पीसकर उन्हें जाते हुए देखा। कैसी बेशरम लड़की है यह। सोनिया हमारी मानसी को मारने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। स्नेहा घूरते हुए बोली। तनु ने मानसी का कंधा पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मानसी ने बस अपनी गर्दन हिला दी। अचानक से हुए इस हमले से वह थोड़ी घबरा गई थी। उसे खुद ही पता नहीं चला कि उसके साथ ही सब क्या हो रहा है, और उसके दिमाग में वह सब बात घूम रही थी जो सोनिया ने कही थी। उसने खुद यश को बहुत समय से नहीं देखा था, तो उसे कैसे पता होगा कि वह कहाँ है। वह तो इन दिनों उसे तो पूरी तरह से भूल ही चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गर्ल्स, क्या तुमने भी यश को काफी समय से नहीं देखा है? नहीं, स्नेहा और तनु ने एक साथ जवाब दिया। अच्छा, मानसी, लास्ट बार मैंने उसे तब देखा था जब तुमने उसे खरी खोटी सुनाई थी। उस टाइम उसने मुझे कॉल की थी और वह बहुत कुछ बकवास कर रहा था सक्षम को लेकर। मैंने उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। मानसी ने गहरी सांस ली और कहा, चलो छोड़ो, हमें क्या लेना है। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में सक्षम का ख्याल आया। जब उसने यश को लास्ट बार देखा था तो उस वक्त सक्षम ने यश को पीटा था, जब वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मानसी ने मन ही मन कहा, कहीं सक्षम ने तो यश के साथ कुछ गलत नहीं कर दिया। यह ख्याल आते ही उसका दिल घबरा गया। स्नेहा और तनु को मानसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। तनु ने मानसी को एक बार देखा और उसने मानसी का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराते हुए बोली, चलो हम उस पार्क में चलते हैं, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। मानसी ने एक नज़र उस पार्क को देखा और कहा, तुम दोनों चली जाओ और मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरे सर में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। अरे थोड़ी देर के लिए तो चलो, हम कौन सा रोज रोज मिलते हैं, और अब तो पता नहीं कब मिलना होगा। स्नेहा ने कहा तो तनु स्नेहा को साथ देते हुए बोली, स्नेहा सही कह रही है, हमें थोड़ी देर तो साथ में समय बिताना चाहिए। मानसी ने कहा। उन दोनों को एक नज़र देखा और उसके चेहरे पर फिर एक मुस्कुराहट आ गई। वह जान गई थी यह दोनों बस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद वह तीनों पार्क में आ गई। पार्क में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जिसकी वजह से चारों तरफ चहल पहल फैली हुई थी। बुजुर्ग लोग सैर कर रहे थे और जवान अपनी दुनिया में मस्त थे। पार्क बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था कि कोई भी यहाँ आकर रिलैक्स फील करे। काफी देर घूमने के बाद और काफी सारी सेल्फी क्लिक करने के बाद वह तीनों थक कर बेंच पर बैठ गई। अचानक से स्नेहा की नजरें साइड में एक कपल पर गई जो किस कर रहे थे। यह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने मानसी को कोहनी मारते हुए कहा, उस तरफ देखो। मानसी ने उस तरफ देखा तो उसे एक कपल किस करते हुए दिखाई दिए। उसने स्नेहा को कोहनी मारी और कहा, उन्हें क्यों देख रही हो तुम? स्नेहा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए मानसी से कहा, अच्छा तो तुम यह बताओ कि तुम्हारे और सक्षम के बीच क्या क्या हुआ है। स्नेहा की बात सुनकर मानसी का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसे अचानक से वह सब याद आ गया जो सक्षम ने उससे बाथरूम में करवाया था।
मानसी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि यह कैसी बातें कर रही हो तुम, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। तनु ने उसके चेहरे की शर्माहट नोट कर ली थी। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम हमें सच बता सकती हो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों को बहुत इंटरेस्ट हो रहा है मेरे और सक्षम के बारे में जानने का, होगा क्यों नहीं, आखिर तुम हमारी दोस्त हो, हमें तुम्हारे बारे में हर बात जानने का हक है। स्नेहा ने कहा तो मानसी ने अपने कंधे उचका दिए, लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी। स्नेहा और तनु ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद उन्होंने मानसी को गुदगुदी करना शुरू कर दिया। बताओगी या नहीं? मानसी का गुदगुदी करने के कारण बुरा हाल हो गया था। उसने अपने हाथों से उन्हें दूर करते हुए कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। अब रुक भी जाओ। स्नेहा और तनु रुक गई। उसके बाद वह दोनों उसे एक्साइटेड होकर देखने लगी। मानसी ने फिर अपने आप को शांत करते हुए कहा, हमारे बीच उस चीज के अलावा सब कुछ हुआ है। मानसी या शर्माते हुए कह गई थी, किस चीज के अलावा? स्नेहा ने फिर मानसी को घूरते हुए कहा, समझ जाओ, उस चीज के अलावा। मानसी ने शर्माते हुए कहा और तनु दोनों तो मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। तनु ने फिर उसे चिढ़ाते हुए कहा, उसने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ है? उसकी यह बात सुनकर मानसी ने उसे मुक्का मारते हुए कहा, बेशरम लड़की, चुप हो जाओ। उसके बाद वह तीनों साथ में हंसने लगी। वह और उनकी दोस्ती समय के साथ और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मानसी तुरंत खड़ी हो गई क्योंकि उसे सक्षम कॉल कर रहा था। अब मुझे जाना होगा। सक्षम के पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा, वरना वह मुझे लेने यहाँ पहुंच जाएगा। मानसी ने इतना ही कहा था कि स्नेहा ने मानसी के पीछे उसी आदमी को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, पहुंच जाएगा नहीं, पहुंच गया है। जैसे ही तनु ने कहा, मानसी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सक्षम अपनी आंखों पर शेड चढ़ाए हुए खड़ा था। मानसी की आंखें यह सब देखकर फैल गई। वह उसके पास जाते हुए बोली, तुम यहाँ? मैं बस आ ही रही थी। सक्षम ने उसका हाथ अपने हाथों में थमाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कहीं भी जाने से पहले मुझे कॉल कर दिया करो। मानसी ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और कहा, मैं भूल गई थी, आगे से जरूर करूंगी। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी और उसको लेकर वहां से चला गया। स्नेहा ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, क्या सच में यह इंसान जैसा दिखता है वैसा है? तनु ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, मुझे लगता है कि वह सच में मानसी से प्यार करता है। मैंने उसके बारे में सुना है कि वह आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। तुम्हें पता नहीं कौन ऐसी बेहुदा बातें बता देता है। यह जो बड़े लोग होते हैं उनकी बातें कभी बाहर नहीं आती, चार दीवारी के अंदर ही कैद हो जाती हैं। मैं बस इतना चाहूंगी कि वह बस मेरी मानसी को खुश रखे, क्योंकि मानसी उस आदमी से बहुत प्यार करती है। स्नेहा ने कहा तो तनु उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ सही कहा, यहाँ मानसी की सबसे ज्यादा मायने रखती है। सक्षम और मानसी जब घर पहुंची तो मानसी जल्दी से टीवी के पास गई और उसने टीवी ऑन किया। सक्षम ने उसके चेहरे पर खुशी को देखकर कहा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मानसी ने यह कहा और फिर न्यूज चैनल चला दिया। जैसे ही उसने न्यूज का चैनल चलाया तो टीवी पर मानसी की पिक्चर दिखाई देने लगी, जिसके नीचे लिखा हुआ था, एक मिडिल क्लास लड़की ने किया महाराष्ट्र में सेकंड टॉप। एक मध्यम वर्ग से आने वाली इस लड़की का नाम मानसी मेहरा है। इनके पिता पेशे से टीचर हैं और इनकी माँ हाउस वाइफ हैं। एक छोटा भाई भी है और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। आज इनके माता पिता को इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा। यह सब पढ़ने के बाद मानसी की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। पता नहीं माँ पापा को पता भी होगा या नहीं। मानसी की आंखों में नमी उतर आई। उसकी आंखों में आंसू देखकर सक्षम उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसका फोन बजा। फोन करने वाले का नाम देखकर वह तुरंत बाहर निकल गया। मानसी की न्यूज के बाद तुरंत टीवी पर एक लड़के का चेहरा दिखाई देने लगा। अंशु ओबराय ने किया महाराष्ट्र में टॉप। पेशे से अंशु के बाप बिजनेसमैन हैं, जिनका उत्तराखंड में अच्छा खासा बिजनेस है। अंशु ने स्कूलिंग उत्तराखंड से ही पूरी की है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र गए। अंशु को हमारी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मानसी और अंशु की फोटो एक साथ दिखाई जाने लगी। मानसी ने अंशु के चेहरे को हैरानी से देखा और थोड़ा बहुत सक्षम के जैसा लगता है। मानसी को ऐसा लगा जैसे उसने वह लड़का कहीं तो देखा है। तभी उसने गौर से उसके चेहरे को दोबारा से देखा।
फिर और धीरे से कहा, सक्षम के जैसा दिखने वाला लड़का कहीं या सक्षम का बेटा तो नहीं? इनका तो सरनेम भी एक भी है। यह कैसे हो सकता है? यह लड़का तो बहुत बड़ा है, लगभग मेरी एज का। मानसी, तू पागल हो गई है। तुझे हर लड़का पता नहीं क्यों सक्षम जैसा दिखता है। यह सब प्यार के साइड इफेक्ट हैं। यह कहते हुए वह अपना सिर खुजाने लगी। उसने टीवी बंद कर दिया। इतने में सक्षम भी कॉल अटेंड करके अंदर आ गया। मानसी की फोटो टीवी पर देखकर मिस्टर मेहरा की आंखों में आंसू आने से बच गए। उन्होंने अपने आंसुओं का घूंट भर लिया और टीवी की स्क्रीन को ध्यान से देखने लगे। जब उनकी नज़र मिसेज मेहरा पर गई, जो दूर से ही उन्हें देखे जा रही थी, उन्होंने उन्हें देखकर जल्दी से न्यूज का चैनल बदल दिया। मिसेज मेहरा ने उनके पास आते हुए कहा, कब तक अपनी बेटी से बिछड़ने का गम छुपाओगे? मुझे कोई गम नहीं ऐसी बेटी से बिछड़ने का। मिस्टर मेहरा ने कड़क आवाज में कहा, आपके चेहरे से दिखता है कि आप उसको कितना मिस करते हैं। भूल क्यों नहीं जाते सारी कड़वाहट को और अपना लीजिए अपनी बेटी को। उसे प्यार करने के उसे इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। उसे यह बात उस लड़के को चुनने से पहले सोचनी चाहिए थी कि उसके भी कोई माँ बाप हैं। मिस्टर मेहरा शांति से बोले, उसमें उसका क्या कसूर? प्यार किसी को भी हो सकता है और आपने ही बचपन से उसे सिखाया है कि जो भी काम करो सिर्फ खुशी से करो। जैसे ही मिसेज मेहरा ने कहा, मिस्टर मेहरा थोड़ा गुस्से से होते हुए बोले, बस और बहस नहीं, वह लड़की मेरे लिए मर चुकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। यह कहकर वहां से निकल गए। मिसेज मेहरा ने उन्हें जाते हुए देखकर गिरते हुए कहा, कब तक अपने आप को सख्त बनाए रखोगे? आप बाप का दिल है, एक दिन तो पिघल ही जाएगा। रात के समय मानसी बेड पर बैठी हुई अपना हाथ दबा रही थी। सक्षम सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सक्षम के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, लेकिन उसने मानसी को खुद की तरफ देखते हुए नोटिस कर लिया था। उसने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, क्या हुआ? मानसी ने अपने हाथ को बेचारी से बंद कर देखा और सक्षम को घूरते हुए बोली, तुमने कल बाथरूम में मुझसे वो काम क्यों करवाया? उसकी बात सुनकर सक्षम ने अपनी नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। आज क्या मूड है तुम्हारा? मानसी ने उसे घूर कर देखा और बेड पर लेटे हुए कहा, आज कुछ अलग करते हैं। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। सक्षम ने अपनी आंखें छोटी कर ली और कहा, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल भी नहीं होगा। यह कहकर उसने अपनी आंखें वापस से लैपटॉप में गड़ा ली। मानसी मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, गुड नाइट। सक्षम ने उसे सोते हुए देखा और कहा, तुम दिल्ली कब जा रही हो? उसकी बात सुनकर मानसी तुरंत बेड से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बनाते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। नहीं, सक्षम ने एक शब्द में जवाब दिया। नहीं, मुझे तुम्हारे रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारे मन में जरूर कुछ ना कुछ कपट है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे जाने के बाद यहाँ पर किसी और लड़की को लेकर आओगे? मानसी ने कहा तो सक्षम ने दोबारा से अपनी नज़र लैपटॉप से हटाई और उसकी तरफ देखा। सो जाओ, मतलब कुछ गड़बड़ है? मानसी ने फिर से बोला। सक्षम ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। मानसी बेड से कूदने ही वाली थी कि सक्षम ने कहा, रुक जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। यह कहकर उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और बेड पर आ गया। उसने सीधा जाकर मानसी को बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने बिना किसी निर्देश के उसको किस किया। एक बड़ी सी काली कोठरी में सक्षम बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास आदमी खड़े हुए थे और उसके सामने एक आदमी जिसकी काफी बुरी हालत की गई थी। वह बेसुध सा अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा और एक तीखी मुस्कान देते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, और अगर तुम्हें पता भी लग गया तो तुम क्या ही कर लोगे। वह तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सक्षम चलकर उसके पास आया। उसने उसको कॉलर से पकड़कर उस इंसान को ऊपर उठा दिया और फिर जमीन पर जोर से पटक कर बोला, तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक छोटी सी बात के पीछे तुम अपनी बड़ी सी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। सक्षम की बात सुनकर वह इंसान जोर जोर से हंसते हुए बोला, यह बात बेशक मेरे लिए छोटी है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बात बहुत बड़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम कब से अपने भाई को ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है।
इतना कि मेरा मन करता है कि तुम्हें मार डालूं। जितना मजा तुम्हें तड़पता हुआ देखने में है, उतना मजा तुम्हें एकदम से जान से मारने में नहीं। वह आदमी बहुत नफरत से यह सब कह रहा था। उसने जब सक्षम के बारे में कुछ ज्यादा ही जहर निकालना शुरू कर दिया, तब रेबल आगे आया और उसने उस आदमी के बाल पकड़कर घुमाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम बॉस के बारे में यह सब बोल सको। मान बाहर से अपने हाथ में फोन पकड़े जल्दी से सक्षम की तरफ बढ़ रहा था। बॉस यह देखिए, यह कहकर मान ने सक्षम के हाथों में फोन पकड़ा दिया। फोन पर एक वीडियो चल रही थी जिस पर एक लड़के का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था। जैसे ही सक्षम ने उस लड़के का चेहरा देखा, उसके हाथ हल्के से हिले। उसने एक लात उस आदमी के सीने पर मारी और वहां से निकल गया। रेबल और मान भी जल्दी से उसके पीछे दौड़ गए। अंशु बेटा, तुम्हारा वहां रहना ठीक नहीं। न्यूज चैनल वालों ने पता नहीं कहां से तुम्हारी फोटो ली है। जितना सीक्रेट मैं तुम्हारे बारे में रखना चाहता था, उतनी ज्यादा जानकारी फैल चुकी है। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? जिस तरह से उसने तुम्हारे बड़े भाई को मारा है, वह तुम्हें भी मार देगा। वह एक पागल सनकी इंसान है जिसके लिए यह सब रिश्ते मायने नहीं रखते। तुम जल्दी से जल्दी देहरादून वापस आओ। फोन पर एक आदमी ने अंशु से कहा, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़े भैया जितना कमजोर नहीं। अंशु ने कहा तो फोन के उस तरफ से कड़कती हुई आवाज आई, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस जल्दी से जल्दी वापस आओ। आज के आज ही वहां से निकलो। फोन पर गुस्से भरी आवाज सुनकर अंशु बोला, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आ रहा हूँ। सक्षम ओबराय मेंशन पहुंचा। उसने जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ। सक्षम की आवाज सुनकर मिसेज ओबराय जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ बेटा? जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें देहरादून के लिए निकलना है, सक्षम ने कहा तो मिसेज ओबराय हैरानी से बोली, देहरादून क्यों? अंशु को लेने। सक्षम की बात सुनकर मिसेज ओबराय स्तब्ध रह गई। इतने में ही सक्षम की दादी भी बाहर आ गई। उन्होंने भी सक्षम के बात सुनी। तो तुमने अंशु को ढूंढ लिया? जी, वह आपके दूसरे बेटे जगदीश ओबराय के पास है, सक्षम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या वह उस गद्दार के पास है? वह कभी नहीं सुधर सकता। जब चोर घर में हो तो बाहर ढिंढोरा कैसा? जगदीश भैया हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इतने सालों तक मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। मिसेज ओबराय भावुक होकर बोली, माँ अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। सक्षम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। सक्षम की दादी ने कहा तो सक्षम ने तुरंत मना कर दिया, आपके लिए सफर ठीक नहीं है। माँ को भी मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अंशु मेरे कहने पर नहीं आएगा। मिसेज ओबराय ने सक्षम का साथ देते हुए कहा, सक्षम सही कह रहा है, आप यहीं रहिए। मानसी ने सक्षम को कॉल किया। सक्षम ने अपना फोन निकालकर मानसी का नंबर देखा तो झट से बाहर आ गया। बोलो, सक्षम ने कहा, तुम वापस कब तक आओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। किसी जरूरी काम से मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। जैसे ही सक्षम ने कहा, मानसी बोली, जरूरी काम है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक से खाना खाकर सो जाना। सक्षम ने यह कहकर बिना मानसी की बात सुने फोन काट दिया। मानसी ने फोन को देखकर अपनी आंखें मलते हुए कहा, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। क्या सक्षम इस बात को जानकर नाराज होगा कि अब मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ? उसने एक गहरी सांस ली और पानी का घूंट भरकर सोच में डूब गई। देहरादून में सक्षम और उसकी माँ एक बड़ी सी हवेली के बाहर खड़े हुए थे। सक्षम के पीछे उसके आदमी भी थे जो आसपास की चीजों का जायजा ले रहे थे। घर के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने सक्षम को रोकने की कोशिश की, लेकिन सक्षम के आदमियों ने आगे आकर उन्हें एक मुक्के से ही धराशायी कर दिया। उन्होंने सक्षम और उसकी माँ के लिए गेट खोला। जैसे ही सक्षम और उसकी माँ अंदर आए, लिविंग रूम में बैठे हुए दंपति अचानक से उठ खड़े हुए। सक्षम की आंखों में आग थी, लेकिन फिर भी वह शांत खड़ा रहा। सक्षम की माँ ने अपने सामने खड़े हुए दंपति पर एक नजर नफरत से दौड़ा दी और कहा, सुरेश, सुमित्रा, मुझे तुम दोनों से यह उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने हमारे बेटे को हमसे अलग रखा। आपको क्या थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए। सक्षम की माँ की बात सुनकर सुमित्रा आगे आई और कहा, सक्षम की माँ के सामने खड़ी होकर बोली, दीदी अब वह मेरा बेटा है, उसका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है।
मैंने उसे पाला है, वह आप लोगों से नफरत करता है, वह मेरा बेटा है। आखिर वह हमसे नफरत क्यों करेगा? तुम दोनों ने उसके दिमाग में ऐसा क्या डाला है जो वह हमसे नफरत करता है? वह इतने सालों में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया और इतने सालों में उसे हमारी याद नहीं आई। सक्षम की माँ की आंखें यह कहते हुए नम हो गई और उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा, उसे बाहर बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है, उसके गले लगाना है। सुरेश, जो कि सक्षम को देखकर डरा हुआ था, उसने हकलाते हुए अपना मुंह खोला। भाभी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमने जो भी किया अंशु की जान बचाने के लिए। क्या अगर उस वक्त अंशु आपको मिल चुका होता तो शायद वह अभी तक मर चुका होता, जैसे आपका बड़ा बेटा मरा था। यह कहकर उन्होंने धीरे से सक्षम की तरफ देखा। सक्षम इस वक्त शांत खड़ा हुआ था, लेकिन सुरेश उसके अंदर उठते हुए तूफान को महसूस कर रहा था। सुरेश, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह कहने की कि मेरा बेटा अगर हमारे पास होता तो मैं मर चुका होता? क्या हम तुम्हें राक्षस नजर आते हैं जो अपने ही बेटे को खा जाएंगे? भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सक्षम की बात कर रहा हूँ। यह जो आपके साथ आपका दूसरा बेटा आया है, इसे आप अच्छे से जानती कहाँ हैं कि इसकी असलियत क्या है। ना जाने इसने कितने ही लोगों का खून पिया है, यहाँ तक कि आपके बड़े बेटे को भी इसने ही मारा। मुझे पता है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे संबंध पहले ही खराब हो चुके हैं, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन करना ही होगा। आपका यह बेटा किसी हैवान से कम नहीं है। इसने बहुत से लोगों की जान ली है और अब तो इसे अंशु का भी पता लग चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान ले ले। सक्षम की माँ की यह सुनकर आंखें सख्त हो गई। वह अपने बेटे के बारे में कभी भी इतनी घिनौनी बात सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपने ही भाई का कातिल है। वह अपने बेटे के बारे में इतना गलत कैसे सुन सकती थी? उन्होंने थोड़ा फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहा, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं अपने बेटे के बारे में। तुम मेरे बेटे को मुझसे इतना दूर रखने के बाद अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे दूसरे बेटे पर कीचड़ उछाल रहे हो। भाभी, मुझे पता है कि आपके लिए संभालना आसान बात नहीं, लेकिन आपको एक बात खलती नहीं कि भैया की मौत अचानक से कैसे हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब सक्षम ने ही करवाया है। सक्षम और भैया के बीच के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इन सब में इस लड़के का ही हाथ लगता है। पहले तो भैया के अंडर ही सब कुछ था और वही फैमिली के हेड थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब पावर इस लड़के के पास आ गई है और अब यह पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब यह किसी को नहीं छोड़ेगा। अपनी बात के अंत तक पहुंचते हुए सुरेश के हाथ कांपने लगे थे। उसने सक्षम को एक नज़र देखा जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे और कोई उसका चेहरा देखकर यह नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सक्षम की माँ को सक्षम के बारे में इतना कुछ जानकर काफी ज्यादा बुरा लगा था। उन्होंने दोबारा से शुरू से कहा, देखो सुरेश, मुझे नहीं पता कि तुम यह सब क्यों कह रहे हो। तुम्हारे अंदर किस बात की नफरत अब तक छुपी हुई है? जो पहले हो चुका है वह हो चुका है। अब पहले की बातों पर नफरत निकालने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे को वापस कर दो। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तड़प रही हैं। भाभी, आज आप जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं अंशु को अब आप लोगों के पास जाने नहीं दूंगा। वह मेरा बेटा है और मैंने उसे बचपन से पाला है। मेरी और सुमित्रा की जान बसती है उसमें। हम दोनों अब उसे खुद से दूर नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि हम दोनों निसंतान हैं। वही हमारा एकमात्र सहारा है। दिखा दी ना अपनी असली औकात। पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने इसलिए अंशु को हमसे दूर किया क्योंकि तुम्हें एक संतान चाहिए थी? अगर तुम्हें कोई संतान ही चाहिए थी तो किसी अनाथ आश्रम से ले आते। कम से कम किसी का भला तो हो जाता। हमारे बच्चों को हमसे दूर करने की क्या जरूरत थी? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हमने उस वक्त सिर्फ अंशु को बचाने के लिए यह सब किया था। रिदम की मौत हो चुकी थी क्योंकि हमें सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं सक्षम उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। बस सुरेश, खबरदार, जो तुमने सक्षम को एक शब्द भी कहा, मैं अपने बेटे के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगी। मेरे बेटे के बारे में हैवान बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर सक्षम अपने ही भाई को क्यों ही मारेगा?
क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? सक्षम की माँ की बात सुनने के बाद सुमित्रा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाभी आपको नहीं पता। जैसे ही सुमित्रा के यह शब्द उसके मुंह से निकले, उसे सक्षम की नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई, जो इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक थी। सक्षम ने एक नजर पूरे घर पर दौड़ाई और फिर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, अंशु के कपड़े जल्दी से जल्दी पैक कर दीजिए, क्योंकि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। जैसे ही सक्षम ने कहा, एक 20-21 साल के लड़के की आवाज पीछे से आई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सब ने उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो वहां पर एक 20-21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। अंशु अपने हाथों में कपड़ों का सूटकेस पकड़ा हुआ था और चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे। वह देखने में बिल्कुल सक्षम की तरह लग रहा था। उसे देखकर सक्षम की मां भावुक हो गई और उसके पास जाते हुए बोली, मेरा बेटा। उन्होंने बिना देरी किए झट से जाकर गले लगा लिया। अंशु के हाथ अपनी मां का एहसास पाकर थोड़े से कांपे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और मिसेज ओबराय को खुद से दूर करते हुए बोला, दूर हट जाओ मुझसे, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसके बाद वह सीधा सुमित्रा के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, माँ आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मिसेज ओबराय अपने ही बेटे को किसी और को माँ बोलते हुए देखकर कलेजा जल उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। सक्षम की आंखें भी यह सब देखकर छोटी हो गई। अंशु चलो यहाँ से, सक्षम ने सख्ती से कहा। अंशु ने अपनी नजरें घुमाई और सक्षम को देखा। अंशु ने सक्षम को घूर कर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं नहीं जाऊंगा। अंशु इस वक्त पूरा सक्षम के जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में प्यार और इमोशन नाम की कोई भी चीज नहीं थी। जिस तरह की सख्त सक्षम की आंखें थी, उसी तरह की सख्त अंशु की आंखों में भी थी। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पीछे खड़े आदमियों की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उसके आदमी तुरंत आगे आए और उन्होंने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। उन्होंने बंदूक सीधा सुमित्रा और सुरेश की तरफ पॉइंट कर दी। या तुम क्या कर रहे हो? सुरेश ने हकलाते हुए कहा। सचिन ने अंशु से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें 3 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर तुम 3 मिनट में हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हुए तो मैं अभी के अभी इन दोनों को उड़ा दूंगा। सुमित्रा और सुरेश की तो यह बात सुनकर हालत भी खराब हो गई। सुमित्रा ने हकलाते हुए कहा, सक्षम की मां की तरफ देखा और कहा, दीदी आप देख रही हैं कि ना आपका बेटा यह क्या कर रहा है? वह हमें मारना चाहता है। कुछ बोलिए दीदी। सक्षम की मां ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ को देखने लगी। भाभी आप, सुरेश इतना ही बोल पाया था कि उसे सक्षम की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास 2 मिनट है। अंशु ने अपने दांत चबाते हुए कहा, दिखा दिया ना अपना असली रंग, आप कितने घटिया आदमी हैं, यह आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। आप भी उसी तरह के हैं। आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। गुंडागर्दी करके मिलता ही क्या है? आप हमेशा से ही ऐसे थे। अगर आपको कोई किसी चीज के लिए मना कर दे तो आप उससे वह चीज अपनी ताकत के दम पर हासिल करते थे। आपको उससे कुछ मतलब नहीं कि आपके बर्ताव से कभी किसी को चोट भी पहुंच सकती है। आपके लिए कोई रिश्ता, किसी का प्यार और किसी की नफरत कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपका गुरूर, आपका घमंड। 40 सेकंड। सचम ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। सचम की बात सुनकर अंशु ने अपने जबड़े भींच लिए और कहा, तुम 15 सेकंड, जैसे ही टाइम खत्म होगा इन दोनों को मार दो। सचम ने कहा और वह अपनी घड़ी को देखने लगा। सुमित्रा और सुरेश चिल्ला रहे थे अपनी मौत को इतनी नजदीक देखकर, लगभग अपना मानसिक संतुलन खोने ही वाले थे। सुमित्रा ने अंशु को देखकर कहा, बेटा हमें बचा लो। समय खत्म होते ही सक्षम के मुंह से निकला, सूट। लेकिन जैसे ही उसके आदमी शूट करने वाले थे, अंशु ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अंशु की बात सुनते ही सक्षम ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अंशु से कहा, चलो। अंशु ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसके आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। मिसेज ओबराय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अंशु को देखते हुए कहा, चलो बेटा अपने घर चलो। उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सुरेश और सुमित्रा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। चाचा चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊंगा। यह कहकर अंशु मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। सक्षम ने एक नज़र अपने चाचा चाची पर लड़ाई और अपनी मां के साथ बाहर आ गया।
मानसी ने अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर लिया था जो उसे दिल्ली अपने साथ लेकर जाना था। रात के वक़्त जब सक्षम घर नहीं आया तो वह सो गई। उधर सक्षम अंशु को लेकर आ गया। पूरे रास्ते अंशु ने सक्षम से थोड़ी भी बात नहीं की। वह सक्षम को लेकर इस तरह से देखता रहा जैसे वह किसी अपने बड़े दुश्मन को देख रहा हो। जब उसने ओबराय मेंशन में अपना कदम रखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसके दिमाग में अपने और रिदम की यादों ने दस्तक दे दी। उसका और सक्षम का सबसे बड़ा भाई रिदम ओबराय, जो कि उनके परिवार की रौनक था। अंशु अपने घर में सबसे करीब सिर्फ रिदम के था। सक्षम पहले से सबसे कम बोलने वाला था और वह फालतू बात किसी से नहीं करता था। वह बस अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं उसके बारे में सोचता था। उसके माँ बाप दोनों ही बिजनेस करते थे और इन्हें इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बच्चे कैसे जी रहे हैं। एक उसकी दादी और प्यारा बड़ा भाई ही था जो कि उसके ऊपर जान छिड़कते थे। उसके भाई के जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा टूट चुका था। न समझने की उम्र के कारण वह मरने जा रहा था ताकि अपने बड़े भाई के पास जा सके। लेकिन खुशकिस्मती से उसके चाचा ने उसे बचा लिया और एक ऐसा सच बताया जिसके कारण उसे सक्षम से नफरत हो गई। वह यही सब सोच रहा था कि उसकी दादी उसके पास आ गई। अपनी दादी को देखकर उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। उसकी दादी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, आ गया मेरा बच्चा। हाँ दादी, सिर्फ आपके लिए, अंशु ने मुस्कुराकर कहा तो उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन अंशु को देखने के बाद उनके जीने की इच्छा थोड़ी बहुत जाग चुकी थी। सक्षम ने अंशु के सामने आते हुए कहा, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं उन दोनों पति पत्नी के साथ बहुत बुरा करूंगा, समझे। यह कहकर वह वहां से तुरंत निकल गया। जब सक्षम विला पहुंचा तो ज्यादा रात हो चुकी थी। मानसी को सोते हुए देखकर वह चेंज करके आया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह मानसी की नींद खुली तो अपने आप को सक्षम की बाहों में लेकर उसे काफी ज्यादा शांति मिली। उसने धीरे से सक्षम के गाल पर किस किया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। सक्षम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मानसी के बालों में अपने हाथों से जाकर उसके चेहरे को खुद के करीब करके उसके होठों के किनारे पर किस करते हुए कहा, क्या बात है। मानसी मुस्कुरा दी। सक्षम उसे अब इतना समझने लगा था कि उसके चेहरे को देखकर ही बता सकता था कि वह खुश है या नहीं। उसने इस वक्त को सबसे अच्छा वक्त मानकर सक्षम को अपनी बात कही। सक्षम, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। यह कहकर उसने सक्षम को इमेजिन किया था। सक्षम उसकी बात सुनकर शांत ही बना रहा और कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है। यह कहकर वह बेड से उठ गया और बाथरूम में चला गया। मानसी को काफी ज्यादा हैरानी हुई कि सक्षम उसकी बात सुनकर नॉर्मल ही बना रहा, लेकिन उसके लिए तो यह अच्छी बात थी। देखते ही देखते एक हफ्ता भी बीत गया। सक्षम मानसी को छोड़ने दिल्ली आया हुआ था। मानसी हॉस्टल के बाहर खड़ी थी और सक्षम के सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और वह सक्षम को छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी यहीं रुक जाओ? मानसी ने अपनी गर्दन उठाकर सक्षम को देखते हुए कहा। नहीं, सक्षम ने कहा तो मानसी ने उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा, तुम बुरे हो, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। सक्षम ने कहा तो मानसी शांत होकर बोली, प्रॉमिस। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। मानसी उससे अलग हुई और हॉस्टल के अंदर आ गई। सक्षम अगले दिन ओबराय मेंशन पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। अंशु दादी के पैर छू रहा था। वह तैयार था जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो। यहाँ क्या हो रहा है? सक्षम ने अंदर आते हुए कहा। सक्षम की माँ की तब तक किचन से आवाज आई। उनके हाथ में एक दही शक्कर की कटोरी थी। उन्होंने एक चम्मच अंशु को खिलाया और सक्षम से बोली, अंशु दिल्ली जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग लेने। अपनी माँ की बात सुनकर सक्षम ने अपनी नजरें अंशु के ऊपर जमाते हुए कहा, किसने परमिशन दी? मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। सक्षम की दादी ने कहा, यह कहीं नहीं जाएगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है और अब तो अमेरिका में भी हमारी कंपनी को सीईओ की जरूरत है, इसलिए यह उसको संभालेगा। मुझे आपके रद्दी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, अंशु ने कहा। सक्षम का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ गया। इससे पहले कि वह और कुछ गुस्से में बोल पाता, उसकी दादी जल्दी से उसके पास आई और सक्षम से बोली,
वह तो छोटा है, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम उसको समझो। अगर वह कुछ करना चाहता है तो उसे करने दो। दादी यहाँ भाग जाएगा वहां से। सक्षम ने कहा तो अंशु तुरंत बोला, आप शायद भूल रहे हैं, मेरे अंदर भी ओबराय खानदान का खून है। मैं चाहे जो भी हो सकता हूँ, लेकिन एक फायर कभी नहीं हो सकता जो अपने किए वादे से मुकर जाए। इसलिए इतना तो तय है कि भागूंगा मैं नहीं, और अगर जाऊंगा तो पूरे हक से। अंशु ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सक्षम ने उसकी आंखों में आग को देखा और कहा, ठीक है, लेकिन 1 साल सिर्फ अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ आकर बिजनेस संभालना होगा। सक्षम ने कहा और उसके बाद वहां से चला गया। मानसी जब हॉस्टल में अपने रूम में गई तो वहां पर पहले से ही 2 लड़कियां मौजूद थी। मानसी उन्हें देखकर ही समझ गई कि वह दोनों लड़कियां उसकी रूममेट हैं। जैसे ही उन लड़कियों ने मानसी को देखा, उनमें से एक लड़की उसके पास आई और बोली, आओ अंदर, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मानसी मुस्कुरा दी और अंदर आ गई। दूसरी लड़की ने मानसी को एक नजर देखा। यह देख करके कि मानसी कितनी सुंदर है, उसके मन में उसके लिए ईर्ष्या पैदा हो गई। वह दूसरी लड़की मेकअप कर रही थी। देखने में वह लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन मेकअप के साथ पहली लड़की ने मानसी का सामान रखने में मदद की। मानसी ने उसे पहली लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जानवी, उस लड़की ने जवाब दिया। और तुम्हारा नाम? उस लड़की ने मानसी से पूछा। मैं मानसी। उसके बाद मानसी उस दूसरी लड़की की तरफ मुड़ी और उससे बोली, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मेरे नाम का आधार कार्ड बनाना है क्या? वह लड़की घमंड से बोली। वह लड़की काफी ज्यादा घमंडी नजर आ रही थी। मानसी उसे एक नजर देखकर ही समझ गई थी कि उस लड़की को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। इसलिए उसने फिर उससे कुछ नहीं कहा और जानवी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। जानवी को काफी बुरा लग रहा था। उसने फिर मानसी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यह ऐसी ही है, मैं तुम्हें इसका नाम बताती हूँ, उसका नाम अनु है। जानवी ने कहा तो मानसी ने अपनी गर्दन हिला दी। सारा सामान रखने के बाद जानवी और मानसी दोनों बाहर आ गई। वह दोनों शाम को पूरा कैंपस और जहाँ पर क्लासेस लगने हैं वह सब देखने गई। कैंपस में घूमते हुए मानसी ने जानवी से पूछा, क्या तुम अनु को पहले से जानती हो? नहीं, हमारी मुलाकात कल ही हुई है। जब वह दोनों वापस में आई तब अनु वहां नहीं थी। उसके ऊपर उन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह दोनों जाकर अपने बेड पर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मानसी को याद आया कि उसने सक्षम को कॉल नहीं की है। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल मिला दी। बोलो, सक्षम ने कॉल उठाते हुए कहा। मानसी बात करने के लिए बाहर की तरफ आई ताकि जानवी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। क्या कर रहे हो तुम? मानसी ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूँ, सक्षम ने कहा तो मानसी ने अपना सिर पीट लिया। अब मेरे वहां ना होने पर तुम पूरे दिन काम करते रहना, वरना किसी दिन तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, तब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मानसी ने कहा। तो सक्षम बोला, और मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करने नहीं दूंगा। मैं करूंगी भी नहीं। क्यों? मुझे पता है अगर मैंने किसी और के साथ शादी कर ली तो तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे, इसलिए मैं कुंवारी ही रहूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। आखिर कौन लड़की बुढ़े से शादी करना चाहेगी जिसकी सारी एनर्जी काम करके ही खत्म हो चुकी हो? मानसी ने सक्षम को टोंट मारा। सक्षम उसकी बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। जब तुम यहाँ वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा, सक्षम ने कहा तो मानसी शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी बातें करते हुए? उसकी यह बात सुनने के बाद सक्षम के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मानसी और सक्षम बातें कर ही रहे थे कि उसी वक्त अनु वापस आ गई। उसने मानसी को एक नजर देखा और फिर अंदर आ गई। उसने जानवी से भी कोई बात नहीं की। जानवी अपनी पढ़ाई करती रही और उसने भी बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि दोस्ती बढ़ाने से ज्यादा यहाँ पढ़ाई जरूरी थी। अन्नू चादर ओढ़ करके सो गई। मानसी ने अंदर आकर थोड़ी देर पढ़ाई की और उसके बाद वह और जानवी भी सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही मानसी का अलार्म बजा। मानसी अलार्म की आवाज सुनकर एकदम से उठ गई। उसे जल्दी उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मुंबई में भी वह सक्षम के बाद ही उठती थी।
लेकिन अब हालात अलग थे। सक्षम ने सिर्फ उसे 1 साल का वक्त दिया है और अगर उसके पास 1 साल में एग्जाम पास नहीं हुआ तो वह यकीनन उसे आगे पढ़ाई नहीं करने देगा। अलार्म की आवाज़ सुनकर जाह्नवी भी उठ गई, लेकिन जैसे ही अनु को अलार्म की आवाज़ सुनाई दी, उसने अपने कानों पर तकिया रख लिया और चिल्लाते हुए बोली, इसे बंद करो, यह मेरे कानों में चुभ रहा है। उसकी बात सुनकर मानसी ने जल्दी से अलार्म बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब अनु की नींद खुली तो उसने अपने सामने मानसी और जाह्नवी को हाथों में किताब लेकर पढ़ते हुए देखा। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों पहले की फ्रेश हो चुकी थी। वह अपनी आंखें मलते हुए बैठ गई और बोली, पढ़ाकू की कमी नहीं है दुनिया में। मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जाह्नवी बोली, अच्छा हुआ तो उठ गई, वरना तो मुझे लगा था कि तुम यहाँ सोने ही आई हो। जाह्नवी की ऐसी कड़वी बात सुनकर अनु की आंखें बड़ी हो गई। तभी उसे मानसी की दबी हुई हंसी सुनाई दी। यह देखकर तो अनु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनु ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन हैं? मेरे पापा एक आईपीएस ऑफिसर हैं। अनु ने काफी ज्यादा घमंड से कहा। तभी जाह्नवी ने उसकी बात बीच में काट दी और बोली, हाँ तो तुम्हारे पापा है ना, मैं तो खुद बनूंगी एक आईपीएस ऑफिसर। जाह्नवी की बात सुनकर अनु का चेहरा बिगड़ गया। देख लूंगी कि कैसे बनती हो आईपीएस ऑफिसर। यह कहकर वह अपनी जगह से उठ गई और अपनी अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसके जाने के बाद जाह्नवी ने मानसी से कहा, तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे मानसी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि ऐसे इंसान से कैसे बात की जाती है। इस लड़की ने कल से मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब किया हुआ था। अब मैं इसको अच्छे से मजा चखाऊंगी। इसके बाद वह दोनों साथ में क्लास में चली गई। क्लास लेने के बाद वह दोनों सीधा लाइब्रेरी आ गई। मानसी सीढ़ी पर चढ़कर एक किताब निकाल रही थी। जैसे ही वह सीढ़ी की पहली स्टेप पर किताब लेकर पहुंची तो उसका पैर फिसल गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसे दर्द नहीं हो रहा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो एक हैंडसम लड़के को अपने सामने पाया, जिसने उसे पकड़ा हुआ था और वह उसे ही देख रहा था। मानसी की आंखें उस लड़के को देखकर तुरंत बड़ी हो गई। वह उस लड़के को पहचान चुकी थी कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वह है जिसने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। मानसी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया। जिस तरह से मानसी उसे घूर रही थी उससे उस लड़के ने कहा, क्या तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद कर सकती हो? अंशु थोड़ा गुस्से से बोला, लेकिन मानसी को तो जैसे उसकी बात सुनाई भी नहीं दी रही थी, इसलिए उस लड़के का चिढ़ना और ज्यादा बढ़ गया। उसने फिर मानसी को छोड़ दिया। जैसे ही उसने मानसी को छोड़ा, मानसी नीचे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से आह निकली और आसपास सभी बच्चे उसे देखने लगे। जाह्नवी जल्दी से उसके पास आई और उसकी मदद करते हुए बोली, तुम ठीक हो? मानसी ने रोने जैसा मुंह बनाकर अपनी गर्दन हिलाई। उस लड़की को देखना चाहा, लेकिन अंशु वहां से जा चुका था। तभी अनु भी वहां आ गई और अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने क्या सोचा? अगर उसने तुम्हें बचा लिया तो तुम उसके दिमाग दिल पर राज करो कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं, या ओबराय खानदान का छोटा बेटा है, इसलिए इसके करीब आने का भी मत समझना। अनु ने जैसे ही अंशु को देखा, वह उसकी बात बहुत बड़ी फैन हो गई थी। उसने तुरंत उसके बारे में पता भी कर लिया। जब उसे यह पता लगा कि अंशु मुंबई के फेमस खानदान ओबराय खानदान का छोटा बेटा है, और भी ज्यादा मचल उठी और उसके अंदर अंशु को पाने की लालसा जाग उठी। आकाश ने अंशु को रोकते हुए कहा, रहने दो भाई, वहां जाना क्यों, फालतू के पंगे मोड़ लेना। मैं अब वहां जाकर देख लूंगा कि आखिर उस लड़की ने किसे बुलाया है। अरे यार अंशु, मैं मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। चल यहाँ से, अब हम घूमने चलते हैं, वहां जाकर पढ़ाई करेंगे। तू जा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। यह कहकर अंशु ने आकाश के कंधे से हाथ हटाया। तभी उसके पास एक लड़का आया और आकाश से बोला, तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। ठीक, मैं आता हूँ। यह बोलकर वह वापस से अंशु की तरफ मुड़ा और उससे बोला, भाई तू भी चल, तुझे बुलाया है उन्होंने, तू जा, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तू, आकाश ने इतना कहा ही था
कि अंशु ने उसकी बात बीच में काट दी। मैंने कहा ना तू जा, मेरी चिंता मत कर। यह कहकर अंशु मानसी जहां से गई थी उस दिशा में बढ़ा। मानसी जब हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंची तो उसने सक्षम को आंखों पर काले शेड पहने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखा। उसके आगे और पीछे काले कपड़े पहने आदमी थे। सक्षम मानसी को देख चुका था। उसके पास आते हुए उसने अपनी आंखों से शेड उतारे और उसकी आंखों में मानसी को देखकर नम हो गई। उसने अपने हाथ जोड़ थोड़े से हवा में उठाए और मानसी को खुद के करीब आने का इशारा किया। बिल्कुल एक फिल्मी हीरोइन की तरह। मानसी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आई मिस यू। अभी तो एक ही दिन हुआ है। सक्षम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।